हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल और क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अभी तक जो है सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर जो है रनिंग में है, तो उसके अंदर जो हमारा लेक्चर 3 था उसके अंदर हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म आपको बता दिया था क्या होता है। ये हमारा रिलेशन देता है, हमने क्या होता है एडजर्प्शन, जो फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म जो होता है हमारा एक रिलेशन प्रोवाइड करता है प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट एंड द एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन के बीच का रिलेशन प्रोवाइड करता है। और ये सब कुछ किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता था, x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। ये कुछ इस तरीके की हमारी इक्वेशन निकल कर आई थी, जिसमें क्या था x और m हमने आपको बता दिया था, ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के जो सरफेस और उसका जो अमाउंट होता है उस ये होता है। और अगर आप बात करें ये हमारा k जो होता है हमारे कांस्टेंट होता है, p का मतलब होता है हमारे प्रेशर होता है, और 1/m मतलब जो हमारा n होता है यहाँ पे भी, ये भी हमारे कांस्टेंट होता है। और ये सब होता किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अगर हम n की बात करते हैं तो n हमारा हमेशा क्या होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता था, मतलब ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर हम इसी की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको इसमें बताएंगे जो ज़्यादातर आता है इसके अंदर डेरिवेशन करने के लिए, वो इसको लॉग लगा कर आता है। दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद हमारा क्या होगा, तो उसको आगे चल के अगर हम करेंगे तो वो एक लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बन जाता है। वो भी हम आपको इस लेक्चर में बनाना सिखाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। बाय अप्लाइंग लॉग बेस 10 बोथ साइड, हम आपको बताएंगे बेस 10 हमने क्यों लगाया। वैसे अगर हम लॉग बेस ई भी लगा देंगे जब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस 10 ही बन जाएगा वो आगे चल के। तो लॉग x/m इज इक्वल टू में k लॉग k p टू द पावर 1/n। ये हमारा कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए हमारा ये लॉग ई है, अगर ये लॉग बेस ई है और अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा तो 2.303 से मेरी मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इंटू 2.303। अगर ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब आप खुद देख सकते हैं 3.033 लॉग, मतलब ये जो हमने जब इसको कन्वर्ट करा है 2.303 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप लॉग बेस ए में ले रहे हो, बेस 10 में ले रहे हो, ये हमेशा बेस 10 में ही अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा यहाँ पर। तो हम अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग x/m, हमें इसको इसी तरीके से लेना है, इसको तोड़ देना है। तो लॉग की आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि लॉग a इंटू बी क्या होता था, log a इंटू बी हमारा log a प्लस log b में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से k इंटू पी टू द पावर 1/n। तो log बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को लगता है यहाँ पे, अब आप खुद समझ सकते हैं, log p टू द पावर 1/n। तो आपकी लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता होगी, अगर ये जो हमारी पावर होती है ये हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर आ जाती है। यहाँ से अगर मैं इस पावर को हटाऊंगा, लॉग अगर यहाँ पर लॉग है और मैं अगर इस पावर को हटाऊंगा तो ये हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पूरी 1/n पूरी हमारी ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हमारे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें मिलता है। ये जो हमारा है ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पर कैसे होगा, आपने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा होगा, हमारा 10th में था ये, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें क्या है, y अगर हम इसको रिलेट करें, इस इक्वेशन को अगर इससे रिलेट करें तो देखिए ये हमारा y है, ये y एक्सिस के लिए। और अगर m और x की बात करें तो ये m क्या है, हमारा स्लोप था वहाँ पर, तो ये m हमारा 1/n हो सकता है यहाँ पे, और ये हमारा x क्या होगा, log p। और अगर c की बात करें ये log k बन जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, इतना तो आप रिलेट कर सकते हो, y इजिकल टू mx प्लस सी से इस इक्वेशन को हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं इसका। तो क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन निकला था वो कुछ इस तरीके से निकला था, log x/m इज इक्वल टू log
मतलब पहले लिख देते हैं, 1/n हमारा बाद में था, हम 1/n पहले लिख देते हैं, log p प्लस log k। ये हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन था। तो अगर हम जब इस वाली इक्वेशन का, जब इस एक्सप्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, ये हमारा वाई एक्सिस होता था, ये एक्स एक्सिस होता था। तो ये हमारा वाई था और ये हमारा एक्स था, ये वाला वाई और ये वाला हमारा एक्स। अगर सी की बात करें तो वाई एक्सिस पर ये कोई एक वैल्यू होती थी हमारी सी। आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर क्या, अगर मैं इधर आता जाऊँगा, अगर मैं इधर आता जाऊँगा तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहा हूँ, ओरिजिन पर आकर क्या होगी, एक्स की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू सी हो जाएगा हमारा, 0 इंटू एम। तो ये मेरे c बचेगा, y इजिकल टू सी। तो ये हमारा c क्या है, एक वैल्यू है किस पर, y एक्सिस पर। कब, जब हमारा x जो है 0 के बराबर हो जाएगा। और m क्या है, ये मेरा एक स्लोप है जो कि हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये मेरा नेगेटिव m होता था तो ये नीचे की तरफ जाता स्लोप, और ये पॉजिटिव है, इसी वजह से हमारा ऊपर जा रहा है। अगर हम इसी को अगर हम ये ऐड कर लेते हैं और इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होगा, वहाँ पे मैंने y एक्सिस पर y रखा था, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, log x/m हो जाएगा। और अगर x एक्सिस की बात करूँ तो x रखा था वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log p। अगर ये c की जगह पर यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू मेरी, log k। और यहीं से मेरा स्लोप क्या निकल जाएगा, 1/n, स्लोप इजिकल टू 1/n। ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और हमने आपको बताया था फ्रेंडलिक इक्वेशन, फ्रेंडलिक जो एडजप्शन होता है उसके अंदर हमारे 3 कंडीशन बनेगी, इसके अंदर हमारे 3 केस बनेंगे, ग्राफ भी हमारे उसी हिसाब से 3 बनते हैं। तो इसमें जो बात होगी आपका, ये जो लॉग की जो हमारा जो डेरिवेशन हमने आपको ये कराया है लॉग का, ये तो हमारा अगर आएगा तो ये अलग आएगा। लेकिन अगर ग्राफ की बात करते हैं उसकी ज़्यादा इसके अंदर वो रहती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका मार्जिन रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, फ्रेंडली जो एडजप्शन आइसोथर्म था वो हमारा स्टार्ट किससे हुआ था, x/m इजिकल टू में k p⁴ 1/n। यहाँ से हमारा फ्रेंडलिक एडजप्शन आइसोथर्म हमने आपको ये इक्वेशन स्टार्टिंग में लिखवाई थी। तो अगर x/m अगर हम ये कांस्टेंट हटा देंगे यहाँ पे, तो p⁴ 1/n ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें जो पहला केस बनेगा, मेरा पहला केस क्या बनता है, अगर जो हमारा प्रेशर जो होगा वो कम से कम होगा, मतलब एट लो प्रेशर पे क्या होगा, जो हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन है, मतलब कि एडजप्शन जो होने की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, p⁴, मतलब ये जो हमारा प्रेशर होगा इसके बराबर होगी। तो क्या है, एट लो प्रेशर द एक्सटेंट of adsorption is directly proportional to pressure। तो ये क्या है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁴ 1। मैंने आपको बताया था कभी भी हमारा जो n है कभी 0 से, मतलब कि 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, हम तीनों का ग्राफ बना देते हैं, मतलब कि जो है तीनों का साइड में हम ग्राफ बनाते हुए चलते हैं। तो ये x/m मेरा यहाँ हो जाएगा, ये मेरा प्रेशर है। तो क्या है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लीनियर ग्राफ चला जाएगा इसका। ये क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁴ 1। ये क्या है हमारा, एट लो प्रेशर पे। अगर मेरा प्रेशर कम से कम है तो उस कंडीशन में मेरा जो एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन मतलब x/m जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अगर इसके सेकंड केस की बात करें हम, सेकंड केस होगा अगर हमारा टेम्परेचर मॉडरेट होता है।
मतलब बीच में, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा 1/n के, मतलब कि p टू द पावर 1/n, ये डायरेक्टली मतलब सिंपली सिर्फ ऐसा ही रहेगा। तो उस कंडीशन में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो सेकेंड कंडीशन में वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n, ये क्या है मेरा मॉडरेट प्रेशर के ऊपर बनेगा। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड केस अगर बात करें, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। प्रेशर मेरा मतलब कि मान लीजिए n की वैल्यू है जो मेरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी तो चली जाएगी। अगर ये इन्फिनिटी तो चली जाएगी तो क्या होगा, एट हाई प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। अब ये बताइए ये क्या है, इन्फिनिटी। अगर n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/n, मतलब 1/∞। और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। और ये क्या है, मेरी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्या, अगर p टू द पावर किसी भी कोई भी कांस्टेंट है या फिर कोई वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है तो वो क्या मतलब होता है, उसकी जगह पे 1 आ जाता है। तो क्या है मेरा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब ये क्या है, मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक लिमिटिंग वैल्यू पर चली जाएगी। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब कि जो फैक्टर बताए थे अफेक्ट करने वाले एडजर्प्शन के, उसमें भी मैंने बताया था बहुत ज़्यादा अगर हाई प्रेशर हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है उसकी एडजर्प्शन की। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर से भी ऊपर निकल जाता है। गैस का जो एड्जॉर्बेट जो होता है उसके भी जो पार्शियल प्रेशर है उससे भी ऊपर निकल जाता है। तो आपको एडजर्प्शन आइसोथर्म मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हमारा एडजर्प्शन आइसोबार। तो आइसोथर्म के अंदर क्या था, थर्म, आप खुद ये बात तो आप अभी तक समझ गए होंगे, वहाँ पे थर्मैलिटी की बात हो रही थी तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था। अगर बार की बात करें तो बार किसके अंदर आता है, बार प्रेशर का होता है। बार मतलब प्रेशर की एक यूनिट होती है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर एडजर्प्शन आइसोथर्म की बात करी जाए इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा वो प्रेशर था उसको हम कांस्टेंट कर देंगे इसके अंदर। तो क्या होगा, एडजर्प्शन आइसोथर्म। तो ये क्या है, एडजर्प्शन आइसोथर्म है। एडजर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर ये मैथमेटिकली एक हमें ग्राफ देता है, किसके बीच का, एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन के बीच का और टेम्परेचर के बीच का। जैसे कि एडजर्प्शन आइसोथर्म क्या देता था, एक ग्राफ देता था प्रेशर और उसके बीच का, प्रेशर और एडजर्प्शन के बीच का। तो अगर यहाँ पे एडजर्प्शन आइसोबार की बात करें, इट gives us a graph between the extent of adsorption and temperature at constant प्रेशर। क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा जो टेम्परेचर और जो एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन होता है, मतलब x/m, उसके बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं एडजर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अंदर क्या होता है, दो ग्राफ बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेशर के ऊपर अलग अलग तरीके से हमारा ये, मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग तरीके से ये हमारा वो करता है, वेरिएबल होता है। एक केमिकल एडजर्प्शन और फिजिकल एडजर्प्शन दोनों का अलग रेट होता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल एडजर्प्शन की, यहाँ पे हम बना देते हैं फिजिकल का और इधर बना देंगे हम केमिकल का। तो ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरा x/m, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरा है x/m। तो अगर इसकी बात करें, ये क्या होता था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था ये मेरा घटता चला जाता था। यही तो होता था, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, जैसे कि x/m क्या है, देखिए
x/m आपको पहले मुझे लगता है कि आपको शायद हो सकता है ये ना समझना आया हो। तो ये क्या है, x/m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। तो ये मेरा अगर मान लीजिए पहले मेरे 10 मॉलिक्यूल इस पे एडजर्व हो रहे थे, एक एग्जाम्पल है कि पहले इस पे 10 मॉलिक्यूल एडजर्व हो रहे थे, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एडजर्प्शन कम होगा, और एडजर्प्शन कम हो रहा है तो क्या मॉलिक्यूल 10 से कम एडजर्व हो रहे हैं, अब 10 से कम हो रहे हैं। ये तो मेरा एक फिक्स है ना, m क्या है, फिक्स है, ये उसका सरफेस एरिया या फिर मास जो भी है। एडजॉर्बेंट जो होगा वो तो फिक्स है। काम क्या हुआ, एडजर्प्शन के अंदर क्या होगा, अगर एडजर्प्शन बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, मेरे जो मॉलिक्यूल होंगे वही तो ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, x/m के अंदर ये ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा तो एडजर्प्शन हमारा, एक्सटेंट ऑफ एडजर्प्शन हमेशा हमारा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल उसके कम एडजर्व होंगे, और जब कम एडजर्व होंगे तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा इसका। अगर बात करते हैं टेम्परेचर की केमिकल एडजर्प्शन के बीच में, ये क्या था मेरा, फिजिक्स ऑप्शन एडजॉर्प्शन। अगर बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की तो इसमें क्या होगा, ये मेरा कुछ अलग तरीके का, मैंने क्या बताया था, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये अपने आप बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ये हमारा गिर जाएगा, वहाँ से ऊपर से नीचे गिरता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, जब तक इसे यहाँ तक का टेम्परेचर मिलता है तो इसका रेट बढ़ता रहता है। क्यों, क्योंकि एज अ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है वहाँ तक ये उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उस एनर्जी का जो है, जो हम एनर्जी इसे प्रोवाइड करेंगे ये उसका यूज़ कर लेता है केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में, और उसमें क्या होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में आ जाती है। और जब एनर्जी, मतलब जब टेम्परेचर उससे भी ऊपर हो जाए, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ऊपर हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो कुछ टेम्परेचर जो है ये खुद अपने आप को यूज़ कर लेता है अपने आप में एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाता है उस कंडीशन में ये एडजॉर्प्शन जो है अपने आप बॉन्ड टूट जाता है उनके बीच का, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच का, और ये हमारा नीचे गिरने लगता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये हमारा किसके लिए, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। ये क्या है, ये एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, दोनों के रूप में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टेंट है, क्या है, क्या कॉन्स्टेंट है, प्रेशर यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट है। तो जैसा कि आपको ये समझ में आ गया, ये हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, ये हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो आगे हम चलते हैं इससे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। मतलब अभी क्या था, ये एटमॉस्फेयर के अंदर से था, जो भी एडजॉर्प्शन हो रहा था, जो मॉलिक्यूल एडजर्व हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, एटमॉस्फेयर के अंदर से खुद ब खुद हो रहे थे। लेकिन अगर बात करें जो सॉल्यूशन है, जैसे कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर से अगर हमें किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी, अगर हमें जैसे मान लीजिए ये कोई भी मेरा यहाँ पे कोई वेसल है, इमेजिन करिए यहाँ पे कोई भी वेसल है मेरा और उसके अंदर कलर है, कार्बन है या फिर कोई भी हमारा लिटमस पेपर का सोल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है, और हमें उस सोल्यूशन को हटाना है वहाँ से, मतलब उस जो लिक्विड है हमारा, जैसे पानी का लिक्विड है उसको कलरलेस करना है, मतलब उसको हटाना है। तो उसको हम कैसे हटाएंगे, तो उस समय क्या होता है, उस कंडीशन में भी हमें एडजॉर्प्शन करना होता है। वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्टिवेटेड चारकोल लेंगे और उसको उसके अंदर डिप कर देंगे, तो वो जो पूरा कलर जो होगा, कलर्ड जो सोल्यूशन होगा, पूरे जो कलर के जो पार्टिकल होंगे वो कलर क्यों है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल जो हैं पूरे के अंदर घुले हुए हैं। अगर वो जो पार्टिकल हम निकाल लें कैसे भी करके, अगर हम पार्टिकल निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, वापस हमारा पानी के कलर में, मतलब पानी के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ये तो नहीं है कि हम छन्नी से छान देंगे या फिर कैसे भी किसी फिल्टर पेपर से उसे अलग कर देंगे, तो वो जो सोल्यूशन हमारे इसके द्वारा अलग नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन का फिनोमेना हमें करवाना पड़ता है या फिर एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना करवाना पड़ता है। वहाँ पे हम कैसे करेंगे, उसे चारकोल लेंगे और चारकोल को अगर उसमें डाल देंगे, अगर हम चारकोल को उसके अंदर डाल देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल को, तो वो जो कलर होगा उसके अंदर से पूरा के पूरा उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर शुरू हुआ था सबसे पहले एग्जांपल दिया था आपको, एक टीवी में पहले ऐड आता था, उसमें क्या होता था, हम वो फेस वॉश वगैरह का मेरे ख्याल से ऐड होता था, तो उसमें क्या होता था, हम कोई भी मतलब चारकोल, एक ब्लैक कलर की बॉल टाइप में होती थी, वो चारकोल होता था हमारा, एनिमल चारकोल, तो वो हम उसके अंदर डाल देते थे, जिसकी वजह से जितना भी इम्प्योरिटीज़ होती थी, कार्बन वगैरह जो भी हमारा इम्प्योरिटीज़ होती थी सोल्यूशन के अंदर, एक साथ उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती थी। तो वो वहाँ पे यही हमारा फिनोमिना होता था। तो क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम
वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर से हमने एडजॉर्प्शन कराया है ना, तो हेडिंग क्या डलेगी, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आपने आपको एडजॉर्प्शन जो बताया था वो एटमॉस्फेयर वाला, वो तो हमारा कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, तो ये भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर एक टर्म, जैसे कि अगर हम फ्रेंडली आइसोथर्म की अगर बात करें यहाँ पे, वो चेंज हो जाता है। उसकी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आइसोथर्म, हमने फ्रेंडली का आइसोथर्म जो अभी आपको बताया वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन जो कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन की, इसमें तो कंसंट्रेशन डिपेंड आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे कोई प्रेशर की बात नहीं हो रही है, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा c⁴ 1/n। यहाँ पे c क्या है, हमारे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन वो भी किसके, सल्यूट पार्टिकल, मतलब कि उसके अंदर जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है, या फिर कोई भी हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो भी हमने डाला है, मतलब जो उसके अंदर हमने सल्यूट डाला है उसकी कंसंट्रेशन है। और अगर हम इसको करेंगे s/m के c⁴ 1/n, ये भी हमारा वही 3 फैक्टर बन जाएंगे जब हमारा ये इसके लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन, उसकी अगर हम इसका लॉग के प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम इसको डिराइव करेंगे आगे चल के, तो वो भी हमारी 3 टर्म बनेंगी हमारी, तो उन पर ये डिपेंड करेगा। इसका भी एक ग्राफ अलग से बन जाएगा, मैंने आपको बताया जैसे जैसे। तो ये हमारा तीनों के तीनों उसी की तरह ग्राफ इसके बनेंगे। मुझे लगता है कि आप इससे आगे कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम उसको भी आगे डिराइव करेंगे। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। इसका जो अगले लेक्चर जो आएगा उसके अंदर जो हमारा एडजॉर्प्शन का जो फिनोमेना होता है लगभग उसे हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। फिर इससे आगे जो हमारा जो लेक्चर बनेगा वो उसके अंदर हम कोलॉइड के बारे में बात करेंगे। कैटलिस्ट तो हमारे सिलेबस से इस बार कट चुका है लगभग सारा, और इससे आगे जो बात होगी हमारी कोलॉइड के बारे में बात होगी। कोलॉइडल सॉल्यूशन, आपको पता है सोल्यूशन हमारे 3 तरीके के होते हैं। जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, और जो सस्पेंशन और ट्रू के बीच में आता है वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। एज एग्जांपल हमारा दूध वगैरह जो होता है हमारे इस कोलॉइडल का एग्जांपल होता है। तो वो हम इससे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, और जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। और अगर इस लेक्चर के आपको PDF नोट चाहिए इस चैप्टर के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और क्लासेस पर अवेलेबल है। हम उसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।